हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात कर ली थी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंट रेट में क्या रिलेशन होता है उनके बारे में बात की थी। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उन सब पे अपन ने बात की थी। आज अपन बात करने वाला है रेट लॉ से रिलेटेड। रेट लॉ क्या होगा, ऑर्डर मोलिकुलरिटी क्या होगा, यहां तक आज अपन बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलो अपन सबसे पहले बात करते हैं रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ क्या होता है, दर नियम। रेट लॉ या फिर दर नियम। ठीक है, दो क्या होता है रेट लॉ या फिर दर नियम, समझिएगा। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर, किसी अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की सांद्रता पर, क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली रिएक्टेंट नॉट प्रोडक्ट। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। सुने बात को, अगर मैंने ऐसा लिखा, जैसे सिंपल सी बात बोल रहा हूं, एक रिएक्शन थी M1A प्लस M2B, अगर ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, तो अगर अपन दर नियम अप्लाई करें तो दर नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर R जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B, ये तो रिएक्टेंट आ गए, यहाँ पे अल्फा आएगा और यहाँ बीटा आएगा। अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, A रेज टू द पावर अल्फा है, B रेज टू द पावर बीटा है, ये होगा। बेसिकली रेट लॉ ये है। बेसिकली इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं, दर नियम बोलते हैं, दर समीकरण, रेट इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कौन क्या है वो बात कर लेते हैं। के दर नियतांक है, रेट कांस्टेंट है, दर नियतांक रेट कांस्टेंट है। सेकंड नंबर अल्फा ए की कोटि है, ऑर्डर ऑफ ए है, बीटा बी की कोटि है, ऑर्डर ऑफ बी। ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं, अभिक्रिया की कोटि की बात करूं, तो अभिक्रिया की कोटि हो गई अल्फा प्लस बीटा। अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा। आर अभिक्रिया की दर है। अपन ये तो पढ़ चुके हैं कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, लेकिन दो नए टर्म्स आए, एक तो आया दर नियतांक और एक आया अपने पास क्या, अभिक्रिया की कोटि। हाँ, ये अल्फा और बीटा के मान M1 और M2 के बराबर हो भी सकते हैं अथवा नहीं। अल्फा और बीटा के जो मान है वो M1 और M2 के बराबर हो भी सकते हैं अथवा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। उसका रीजन बता देता हूं, क्योंकि ये दर नियम जो है, ये रेट लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, अपने मन से नहीं लिख रहा हूं मैं। ये जो है वो एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट किया गया उसके बाद में ये चीज आई। बात क्लियर, चले आगे। चलो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले दर नियतांक क्या होता है। इसमें से फर्स्ट चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, दर नियतांक क्या होता है। चलिएगा, दर नियतांक रेट कांस्टेंट क्या होता है उसकी बात करें। रेट कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। चलो सुने बात को, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास रेट लो ऐसा है, ये है M1A प्लस M2B गिव्स प्रोडक्ट दे रखा है, तो उसका रेट लो तो ये है R इज इक्वल टू के A रेज टू द पावर अल्फा, B रेज टू द पावर बीटा। अगर कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड B बराबर हो जाए और 1 हो जाए, तो 1 की पावर कितनी भी लगाओ आंसर 1 ही आएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, K। इसका मतलब ये हो जाएगा, यदि सभी क्रियाकारक की सांद्रता को इकाई ले लिया जाए, यदि सभी क्रियाकारक की सांद्रता इकाई हो, यदि सभी क्रियाकारक की सांद्रता इकाई हो,
तब अभिक्रिया की दर जो है, अभिक्रिया की दर नियतांक कहलाती है। ये देखो, इसको दर नियतांक को जो है विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट, विशिष्ट अभिक्रिया स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन भी बोलते हैं। उसका रीजन क्योंकि जब आप कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट बिकम्स 1 देन रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू इसके रेट के। तो मैं कहने का मतलब ये, इसको विशिष्ट अभिक्रिया वेग इसलिए बोलते हैं, ये अभिक्रिया वेग के बराबर होता है। कब होता है? जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर यूनिटी, जब सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 हो तब। ठीक है बात? ओके, चले आगे, चलो आगे बात करते हैं ना। ये बात होगी दर नियतांक की। अब अपन बात करते हैं दर नियतांक किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड नंबर पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। दर नियतांक 3 चीजों पर डिपेंड करता है। दर नियतांक निम्न पर निर्भर करता है। दर नियतांक निम्न पर निर्भर करता है। फर्स्ट, तापमान पर, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। सेकंड नंबर, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और तीसरा, अभिक्रिया की प्रकृति, अभिक्रिया कैसी है उसकी प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा। तापमान, सक्रियण ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रकृति, इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपसे बोला जाए, एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अगर किसी अभिक्रिया का दर नियतांक जो है वो K है, अगर मैंने सांद्रता जो है वो C गुना कर दी है या M गुना कर दी है, पहले कंसंट्रेशन C थी अब M गुना कर दी है, तो बताओ रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चेक कर लो, रेट कांस्टेंट कहीं पे कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। नहीं कर रहा तो सीधी सी बात है कि अगर रेट कांस्टेंट नहीं डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। थर्ड नंबर और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है भैया, इधर देखो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट समझना बात को। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में समझो। ठीक है, रेट कांस्टेंट के बारे में आप समझे, यूनिट के बारे में कैसे आएगी। अगर जैसे मैंने एक सिंपल सी रिएक्शन, मेरे को तो रेट कांस्टेंट की यूनिट समझनी है ना, तो मैं एक रिएक्शन को सिंप्लीफाई कर देता हूं। Ma कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, है ना। रेट जो होगी वो इज इक्वल टू K A⁴ अल्फा, यही बात है। बोलो, केस फर्स्ट लिया मैंने, केस फर्स्ट लिया फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। मैंने 0 ऑर्डर रिएक्शन लिया, उसके लिए बोला तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो गई तो किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, तो आर बराबर क्या आ गया, 0 ऑर्डर है तो यहाँ पे K नॉट लिख देता हूं, है ना। तो K नॉट आर के बराबर हो गया। तो देखो, अभिक्रिया का जो दर नियतांक होना वो अभिक्रिया की दर के बराबर होगा, बस 2 कंडीशन में, या तो सारे कंसंट्रेशन जो है जितने भी रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन को 1 कर दूं, या फिर 0 ऑर्डर होगा, उस समय भी अभिक्रिया की दर किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब K नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। समझने की कोशिश करें आप चैप्टर को। K नॉट बराबर मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलो K सेकेंड की बात करते हैं। K सेकेंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 आया है तो यहाँ पे पुट कर दे, R इज इक्वल टू होगा K1 इंटू A, तो यहाँ से K1 की यूनिट आ जाएगी सेकेंड इनवर्स। कोई जरूरी नहीं है सेकेंड इनवर्स ही यूनिट आए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ टाइम का इनवर्स आ सकता है। ये तो ठीक है, मैंने रेट को सेकेंड इनवर्स में लिखा है, अगर मिनट इनवर्स में लिखेगा तो आंसर अलग आएगा ना। ठीक है, केस थर्ड की बात भी कर लेते हैं एक अपन। केस थर्ड सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर बात करनी है आपको, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप इसी टाइप से कैलकुलेट कर लेना, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट आ जाएगी।
ठीक है, ये बेसिकली रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आया था रेट लॉ में, रेट कांस्टेंट, तो मैंने उसकी कंप्लीट बात कर ली। रेट कांस्टेंट होता क्या है, रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा और उसकी यूनिट क्या होगी उसके बेसिस पे। बात क्लियर है, बोलो। सेकंड इनवर्स की जगह मिनट इनवर्स आ सकता है, ठीक है ना, डे इनवर्स आ सकता है, मंथ इनवर्स आ सकता है, ईयर इनवर्स आ सकता है, ऐसे वर्ड आ सकते हैं। मतलब टाइम का इनवर्स, आप एक जनरलाइज फॉर्मूला ध्यान रखें, टाइम का इनवर्स। ठीक है, बात ऑल इज क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। एक नया वर्ड आया यहाँ पे, ऑर्डर वर्ड आया। क्या नाम आया, ऑर्डर। ठीक है, इस ऑर्डर को समझते हैं अपन और फिर अपन आगे बात करते हैं। ऑर्डर को समझते हैं फिर आगे बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हेडिंग लगाए। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, चलो अपन इसके सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। अभिक्रिया की कोटि, डेफिनेशन की बात करें तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो सकती है। तो मैंने सिंपल सा बोला कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अभिक्रिया की कोटि होती है। इसका मतलब दर समीकरण में, रेट लॉ में, दर समीकरण में क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता के घात के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, दर समीकरण में क्रियाकारक की सांद्रता के घात के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे ये अगर रेट लॉ था अपने पास, दर समीकरण था R इज इक्वल टू के ए रेस टू द पावर अल्फा बी रेस टू द पावर बीटा, तो ऑर्डर जो आया था वो आया था अल्फा प्लस बीटा, यही तो आया था। ठीक है, दर समीकरण में क्रियाकारक की सांद्रता के घात के योग को अभिक्रिया के क्या कहते हैं अपन, कोटि कहते हैं। सुनो सेकंड नंबर पॉइंट, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, दो कोई भी अगर रिएक्शन होती है ना तो उसके अंदर स्लो स्टेप 100% होता है। अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके अंदर स्लो स्टेप 100% होगा। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब एक ही पद में पूर्ण होने वाली है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसके अंदर एक स्टेप होता है तो वो स्लो ही होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें एक से ज्यादा स्टेप होते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक स्टेप स्लो होगा, बाकी सारे बचे हुए कैसे होने चाहिए, फास्ट स्टेप होने चाहिए। बात क्लियर, बोलो। तो मैं क्या बोलने वाला हूं, ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो हमेशा स्लो स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। तो बस स्लो स्टेप के लिए रेट डिटरमाइन होगी, तो मैं ऐसा बोल दूं कि स्लो स्टेप में जितने क्रियाकारक के अणु भाग लेते हैं उसी को अपन अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखिए, किसी अभिक्रिया के धीमे पद में, किसी अभिक्रिया के स्लो स्टेप में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या को
क्रियाकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, ये अभी सारे मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, अभी ये ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं। कोटि जो होती है वो प्रायोगिक कंसेप्ट है, प्रायोगिक अवधारणा है, मतलब एक्सपेरिमेंटल है, प्रायोगिक अवधारणा है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट का सिंपल सा बेसिक मीनिंग ये है कि आपको कोई एक्सपेरिमेंट गिवन होना चाहिए पहले, आप अपने मन से नहीं लिख पाओगे, अभी भी बोल रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, आपको कोई एक्सपेरिमेंट गिवन होना चाहिए, प्रायोगिक अवधारणा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें डी नंबर पॉइंट की, अभिक्रिया की जो कोटि है, मैं अभिक्रिया की कोटि की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि मतलब किसी, मैं ऐसा बोल दूं, कोटि का मान थोड़ा सही रहेगा, कोटि का मान, ऑर्डर की वैल्यू, कोटि का मान धनात्मक पॉजिटिव, ऋणात्मक नेगेटिव, शून्य, पूर्णांक या भिन्नात्मक हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है। देखो, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, +1 हो सकता है, -2 हो सकता है। ठीक है, +1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -3/2 हो सकता है। ठीक है, और जीरो भी हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जनरली जो है अभिक्रिया का कुल कोटि जो होती है, टोटल ऑर्डर जो होता है, ओवरऑल ऑर्डर जो होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए मैंने अभिक्रिया की कोटि नहीं लिखी है, ऐसा लिखा है कोटि का मान। ठीक है, बात ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट पे बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूं, अभिक्रिया की जो कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि एलिमेंट्री एवं एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप की अभिक्रियाओं के लिए, कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए, दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए ज्ञात की जा सकती है। अभिक्रिया की जो कोटि है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए ज्ञात की जा सकती है, एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए नहीं आएगा, एलिमेंट्री हो चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, दोनों टाइप की रिएक्शन के लिए अपन अभिक्रिया की कोटि को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बात। सामान्यतः कोटि का मान 3 से अधिक नहीं होता है, सामान्यतः कोटि का मान 3 से अधिक नहीं होगा। इसको अपन पॉइंट को बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सामान्यतः कोटि का मान 3 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये स्लो स्टेप वाले की बाद में बात करेंगे अपन। मैं एक जनरल सिंपल से एग्जांपल लेके बात करता हूं कि ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे अगर आपको एक एग्जांपल की बात करें, ऐसे एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है कि H2 + Cl2 लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है HNu और बन गया 2HCl। ये एक्सपेरिमेंटल, ये आपको रेट लॉ गिवन है, ये रेट लॉ गिवन है इसका, R बराबर के H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0, और आपसे पूछे बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा, तो आप बिल्कुल आसानी से बता दोगे ऑर्डर इसका क्या होगा, 0। 0 + 0 को आप क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है बात, सही बात बोल रहा हूं। आगे देखें, अगर और इस टाइप से अगर कुछ और दे रखा हो, अगर ऐसा दे दे सेकेंड एग्जांपल में H2 + Br2 कन्वर्ट हो रहा है 2 टाइम्स HBr में, और अगर इसका रेट लॉ दे दे मेरे को, ये गिवन है R = के H2 की पावर 1 Br2 की पावर ½ अगर ये गिवन है तो इसका ऑर्डर जो आएगा
1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, है ना। थर्ड नंबर पॉइंट, H2 प्लस I2 कन्वर्ट हो गया 2 टाइम्स HI में। अगर इसका रेट लॉग इवन हो, R बराबर के H2 की पावर 1 I2 की पावर 1, तो इसका ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये इस टाइप से अगर आपको कोई रेट दे रखी हो, मतलब गिवन होना चाहिए, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। यहाँ रेट लो तक गिवन होगा, यहाँ रेट लो तक गिवन होगा, यहाँ रेट लो तक गिवन होगा। अगर ऐसी चीजें है गिवन है तब आप ऑर्डर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, ऑर्डर समझ में आ गया। अब बात करते हैं मोलिकुलरिटी। ये पॉइंट मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा आगे, अभी बी वाला पॉइंट जो लिखा रखा है ना। चलो अब अपन अणुसंख्यकता की बात करते हैं। अणुसंख्यकता की बात करते हैं। चलो अणुसंख्यकता की बात करते हैं। तो अपन देखो क्या बात करें। मॉलिक्यूलरिटी, अणुसंख्यकता या मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। नाम से ही मालूम चल रहा है अणुओं की संख्या, नाम से ही मालूम चल रहा है अणुओं की संख्या। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। बिल्कुल अगर अपन सिंपल सी बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या को, क्रियाकारक अणुओं की संख्या को अणुसंख्यकता कहते हैं। तो इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड हो, पहली बात तो संतुलित हो, उसमें क्रियाकारक के जितने अणु भाग लेंगे उन सबको आपस में जोड़ दो, उसी को अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी या फिर अणुसंख्यकता बोलेंगे। ठीक बोल रहा हूं मैं। सेकंड नंबर पॉइंट देखें। सेकंड नंबर पॉइंट की बात करें, अणुसंख्यकता एक सैद्धांतिक परिकल्पना है, सैद्धांतिक परिकल्पना है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। देखते ही मालूम चल जाएगा ना अगर अपन को, तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थर्ड नंबर बात, अब अणुओं की संख्या आपको मालूम है वैसे भी 1 2 3 यही होगी, 0 हो नहीं सकते। तो अणुसंख्यकता का मान, अणुसंख्यकता का मान धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक मीन्स 1 2 3 इस टाइप से। फोर्थ नंबर पॉइंट, अगर अपन बात करें तो मैं ये बोल सकता हूं कि अणुसंख्यकता जो है वो केवल, अणुसंख्यकता केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, केवल एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है के लिए परिभाषित होती है या डिफाइन होती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बिल्कुल नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 2-3 स्टेप होंगे, तो हर अलग अलग स्टेप की आप मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हो, बट ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं आएगी। ठीक है बात। लास्ट पॉइंट, अणुसंख्यकता जो है, अणुसंख्यकता का मान, अणुसंख्यकता का मान 3 से अधिक
सामान्यतः संभव नहीं है, सामान्यतः संभव नहीं है। अणुसंख्यकता का मान जो है सामान्यतः 3 से अधिक संभव नहीं है। ठीक है बात, 3 से अधिक अणुसंख्यकता पॉसिबल ही नहीं होगी। ये जनरली अणुसंख्यकता के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, अब अणुसंख्यकता के लिए आपको जो है वो एक रिएक्शन दी हुई होनी चाहिए, लेकिन वो रिएक्शन कैसी हो, एलिमेंट्री हो, तो ही आप उसकी अणुसंख्यकता बता पाओगे, अदरवाइज नहीं। जैसे सुनना बात को, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये रिएक्शन है, आप देखना, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये रिएक्शन है। CH3X प्लस न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, CH3NU बन गया प्लस X माइनस बन गया, ये रिएक्शन हुई। तो इसका मैकेनिज्म दो पहले, तभी तो अपन बताएंगे एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने कहा इसका मैकेनिज्म देखो, ये दे रखा है अपन को, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म अपन को ये दे रखा है, सुने बात को, मैकेनिज्म अपन को दे रखा है कि CH3X के ऊपर फर्स्ट स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया और CH3NU बना लिया प्लस X माइनस बना लिया। ठीक है, मैं स्टीरियो मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब सिंगल स्टेप में होगी, सिंगल स्टेप में हुई, इसका मतलब इसका ये जो आपने लिखा है, तो मैंने तो बोला था एक स्टेप स्लो हो गई होगा, ये लो स्लो हो गया। अब स्लो स्टेप रिएक्शन हुई तो इसका मतलब ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका ऑर्डर भी डिफाइन होगा और इसका मॉलिक्यूलरिटी भी डिफाइन होगी, बिल्कुल होगी। ऑर्डर लिखना है तो रेट लिखो, R इज इक्वल टू के, लो के रिएक्टेंट कौन है, CH3X। स्लो स्टेप में जितने अणु भाग लेते हैं वही उसकी क्या होती है, ऑर्डर होती है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, बोलो, ऑर्डर 2। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी इसकी, मॉलिक्यूलरिटी होगी इसकी, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर भी 2, मॉलिक्यूलरिटी भी 2। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, कि अगर रिएक्शन एलिमेंट्री होती है, तो उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होंगे, बराबर, कब, जब दोनों रिएक्शन कैसी हो, एलिमेंट्री हो। एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या, बराबर। ठीक बात। चलो सेकंड नंबर एग्जांपल देखिए, इसका मतलब ये SN2 रिएक्शन है। सेकंड एग्जांपल, अगर मैंने ये CR1R2R3CX ये रखा और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, तो बन तो जाएगा R1R2R3C न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस, बन तो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म भी देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ये दे रखा है कि R1R2R3CX स्लो स्टेप में X रिलीज करता है, R1R2R3 एंड कार्बन के ऊपर प्लस कार्बोकेटाइन बनता है, और सेकंड स्टेप में इस कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो बन जाता है, ये फास्ट स्टेप है, R1R2R3CNU बन जाएगा। यही बात हुई। अब मेरे को ये मालूम चल गया एक से ज्यादा स्टेप है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर अब मेरे से पूछे कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो मैं बोलूंगा नहीं बता सकते। क्यों? कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कर सकते हो। अच्छा, ऑर्डर तो कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने कहा हाँ ऑर्डर आ सकता है। रेट इज इक्वल टू स्लो स्टेप के लिए लिखी जाएगी, स्लो स्टेप ये है तो इसके लिए रेट लिख दो R1 R2 R3 C और X, ये आ गया। तो ऑर्डर आ जाएगा फर्स्ट, मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं है। हाँ, अलग अलग स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करनी है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। ठीक है बात,
ये बेसिक डिफरेंस है अणुसंख्यकता और कोटि में, और इस टाइप से अपन को कैलकुलेट किया जाता है। रेट लॉ लिखना है मैकेनिज्म के थ्रू, हमेशा ध्यान रखना है। ओके बात, चले आगे। अब अपन बात करते हैं इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, अब अपन बात करेंगे इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, ठीक है। चलो देखो बात करते हैं, सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम से उठाऊंगा मैं, अभी तक एक भी प्रॉब्लम नहीं कराई, अब कराएंगे। तो रेट लो, पूरा रेट लो में जो चीजें आई थी उन सब की बात हो गई। ठीक है, लो चलो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से ही अपन स्टार्ट करते हैं। रेट लो वाले टॉपिक से स्टार्ट करें। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, इस बात का ध्यान रहे है ना अपन को। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। चले आगे, चलो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको ऐसा दे दिया कि a+2b कन्वर्ट हो रहा है p के अंदर, ठीक है, और बोला इसका रेट लो r बराबर k, a की पावर 1 b की पावर हाफ दे रखा है। आपसे बोला ऑर्डर कितना होगा, ये पूछ लिया, ये अपन से पूछ लिया, ठीक है। ठीक है भैया, ऑर्डर कैलकुलेट करना है, अगर इसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो इसका ऑर्डर जो होगा वो सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लो, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लो। तो 1 + हाफ कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, 3/2 आ जाएगा। सेकंड नंबर प्रॉब्लम, अगर मेरे को ऐसा दे दें कि 2a कन्वर्ट हो रहा है p के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, इस अभिक्रिया का दर नियतांक, इस अभिक्रिया का दर नियतांक अगर मेरे को ऐसा लिख दे 6.93 मिनट इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि बताओ, अभिक्रिया की कोटि बताओ, ऑर्डर बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने कहा कि देखो रेट लो की यूनिट मिनट इनवर्स दे रखी है, टाइम इनवर्स दे रखी है, इसका मतलब ऑर्डर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। ऑर्डर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। इसमें किसी को डाउट है क्या, बोलो। नहीं, चलो आगे बात करते फिर, नहीं है तब तो। थर्ड नंबर प्रॉब्लम की बात करूं मैं, तो मेरे को एक ऐसी रिएक्शन दे दी, मेरे को ऐसा बोला गया, सुने बात को, मेरे को ऐसा बोला गया यदि A की सांद्रता को, यदि A की सांद्रता को 2 गुना करें, 2 गुना करने पर अभिक्रिया की दर 8 गुना हो जाती है, 8 गुना हो जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। यही बात हुई, ये प्रॉब्लम दे रखा है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, आपको करना कुछ नहीं है। आप तो ये मान लो कि R = क्या है, K × A⁴ क्या कंसंट्रेशन चेंज करने पर K चेंज होगा क्या, नहीं होगा बिल्कुल भी। आपने कहा पहले कंसंट्रेशन A थी तो रेट ये थी, अब बोला 8 गुना हो जाता तो 8R हो गया, K का K रहेगा, 2A⁴ हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 2 / 1 कर दो, 8R / R 8 हो जाएगा, K से K कैंसिल, 2A/A की होल पावर अल्फा, तो 8 = 2⁴, तो इसका मतलब इस 8 को लिख दूं 2⁻³ अल्फा = 3, बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकता हूं। यही बात हुई, अल्फा = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो ठीक है, व्यवस्थित है मामला यहां तक,
क्या डाउट है कोई? अब सुनो बात को, ये ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप था इसलिए बता दिया, इतना लंबा चौड़ा मेथड आप तो सबको मालूम ही होगा, पढ़ चुके होंगे, ठीक है, आते हैं ये मेथड। तो अब मैं इसको अलग मेथड से कर रहा हूं। मैं तो सीधा ये बोल रहा हूं, आपको बोला कि ए की सांद्रता दुगनी कर दी, तो आप तो बोलो 2 की पावर कितनी लगाऊं, किधर बोला 8 गुना हो जाता है, तो मतलब 8 हो जाएगा। 2 की पावर कितनी लगाऊं कि 8 आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, 2 की पावर 3 लगाओगे तभी तो 8 आएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? बोलो। नेक्स्ट 4th नंबर प्रॉब्लम देखें। मैंने अगर ऐसा लिखा, मैंने प्रॉब्लम ऐसी दी इस बार, 2a कन्वर्ट हो रहा है p में, अब डायरेक्ट लिखेंगे, ये मेथड नहीं करेंगे ना। यदि a की सांद्रता को को 4 गुना करने पर यदि A की सांद्रता को 4 गुना करने पर अभिक्रिया की दर आधी हो जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो, ठीक है। सुने बात को, ए की सांद्रता को आपने 4 गुना किया, तो मैंने कहा 4 की पावर कितनी लगाई जाए, जितने गुना करना है उसकी पावर लगा दो। 2 गुना किया तो 2 की पावर लगाई, 4 गुना किया है तो 4 की पावर लगा दो। 4 की पावर कितनी लगाई जाए कि आधा आ जाएगा, ये लो। मैंने कहा एक काम तो करो, इसको 2 की पावर 2 अल्फा लिख दो, ये 2 की पावर -1 हो जाएगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू -1, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। किसी को कोई डाउट? बोले डाउट है तो नहीं, चलो अपन आगे बात करते हैं। ठीक है जी, आगे आओ बात करते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर प्रॉब्लम, मेरे को स्टेबल फॉर्म में भी बना के दिया जा सकता है प्रॉब्लम को। कैसे? एक रिएक्शन दी A+2A+B कन्वर्ट हो रहा है P के अंदर, मेरे को बोला A की कंसंट्रेशन है, कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखे हैं B, और ये रेट दे रखी, यूनिट वही नॉर्मल वाली है, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड है ना। मेरे को ये बोला कि इसकी 2 है, इसकी 2 है, रेट है 10। मैं तो सिंप्लीफाइड डेटा ले रहा हूँ, वहां पे 10 वगैरह मिलेगा नहीं, पावर में मिलेगा, है ना। तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 2 10 लिया, इधर 2 लिया, इधर 4 लिया, तो रेट हो गई 40, ठीक है। इधर 4 रखा, इधर 8 रखा, तो रेट आ गई 120। ये आपसे बोला कि दर समीकरण लिखो, रेट लो लिखो, या अभिक्रिया की कोटि लिखो, ऐसे बोलेगा। तो दो तरीके हैं मेरे पास, एक बार तो मेथड से बता देता हूं, फिर आगे बात करेंगे। ये दे रखा है तो आप तो क्या करो, 3 आपके पास एक्सपेरिमेंट है, तो मैंने तो मान लिया दर समीकरण R बराबर के A⁴ होगा, B⁴ होगा। सही बात बोलूं? R इज इक्वल टू के A⁴ होगा, B⁴ होगा। 3 एक्सपेरिमेंट दे रखे, यहां रख देना वैल्यू, आंसर आ जाएंगे। जैसे पहली बार में रेट दे रखी है 10 के 2⁴ 2⁴, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद दे रखी है 40 के 2⁴ 4⁴, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद 120 ये के 8⁴ 4⁴। सही बात है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आपको ऐसा काम करना है कि देखो, पहले 2/1 कर दो। 2/1 करते देखो, 2 की पावर अल्फा से 2 की पावर अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट चल रहा है। 40/10 कितना होगा 4, के से के कैंसिल, 4 की पावर बीटा अपॉन 2 की पावर बीटा हो जाएगा, तो ये 2 की पावर बीटा आ जाएगा। ये 4 को 2 की पावर 2 लिख दो, 2 की पावर बीटा हो जाएगा, इधर बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलो, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है बात। चलो
बीटा तो आ गया। अल्फा की बारी तो एक काम करो 2 डिवाइड बाई 3 कर दो या 3 डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 3 डिवाइड बाई 2 करोगे जैसे ही, तो 3 डिवाइड बाई 2 करते 120/40 कितना हो गया 3। ये लो, यही हुआ क्या? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, यहां पे 160 कर दो, 160 तो ये आ जाएगा 4। के से के कैंसिल, 8 रेज टू द पावर अल्फा अपॉन 2 रेज टू द पावर अल्फा इक्वल टू 4 रेज टू द पावर अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा 1 बीटा 2, तो आर बराबर के ए रेज टू द पावर 1 बी रेज टू द पावर 2, ये आएगा ए रेज टू द पावर 1 बी रेज टू द पावर 2, ये आएगा। ये आपके ऑर्डर आ गए। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका और बता देता हूं, समझ ले आप बात को। जब तक सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, अभिक्रिया की दर क्या होती है? सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय। जब तक अगर सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा तब तक अभिक्रिया की दर परिवर्तित नहीं होगी, इसका मतलब है ना। अब सुने बात को, जब ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिया तो यहाँ पे तो एक ही सांद्रता में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पे क्या बी की कंसेंट्रेशन को किया डबल, तो 2 की पावर कितनी लगाऊं कि रेट हो गई 4 गुना, तो 2 रेज टू द पावर बीटा इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 बीटा इज इक्वल टू 2। सही बात, ये लो बीटा इज इक्वल टू 2 आया, यही तो आया फाइनल में। कहां इतनी माथापच्ची में उलझ गए हो तुम लोग? ठीक है, अगली बार ये चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इससे रेट डिपेंड नहीं करनी चाहिए। इसको क्या 4 गुना, तो रेट भी हो गई 4 गुना, ये लो, तो 4 की पावर कितनी लगाऊं कि 4 आ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1, बोलो ये आना चाहिए ना, अल्फा इज इक्वल टू 1, आंसर आ गया। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देखो, फिर अपन मॉड्यूल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए या अच्छे क्वेश्चन होंगे वो मैं करवा देता हूं। प्रीवियस ईयर की बात कर लेंगे पहले। ये क्वेश्चन और देख लो, इसके ऊपर a प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है p के अंदर, है ना। अपन को दे रखा है a और b, ये रेट है, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसा लिखा 2 2 और ये 10 है, अब इसको 2 रखा, इसको 4 रखा, तो ये हो गया 20, ठीक है। इसको मैंने कर दिया 1 और इसको कर दिया मैंने 4, ठीक है। तो अपने पास ऐसा आ गया कि ये लो, ये ऐसा आ गया। अब अपन से बोला कि रेट लो बताओ, अभिक्रिया का दर समीकरण बताओ या कोटि बताओ, जो भी है ना। सुनो बात को, डायरेक्ट ही करे क्या? हाँ कर लेते, सही रहेगा। यहां से आया तो रेट चेंज नहीं हुई, ए की वजह से, बी की वजह से चेंज होगी। ये लो 2 से 4, बी की वजह से चेंज हुई, बी की वजह से चेंज हुई, तो बी का क्या किया मैंने डबल, तो 2 की पावर बीटा लगा दिया, तो रेट भी क्या होगी डबल। ये लो बीटा इज इक्वल टू 1, ये लो आर इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, तो बीटा तो 1 आ गया। आगे बोलो। अब सुनना भैया, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है इस बार बी की साइड में, तो एक बात करो ना, बीटा तो मालूम चल गया ना, तो बीटा बी की कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरिएशन होगा रेट में, ये तो मालूम चल गया ना। अब कहां जरूरत है आपको? अब सुनो, अगर मैंने इसको 4 से 1 किया, इसका मतलब 1/4 की, तो रेट 1/4 हो जानी चाहिए, तो 20 का 1/4 कितना होता है 5। ये किसकी वजह से? ड्यू टू बी, ड्यू टू बी। सुने बात को, मैं क्या कह रहा हूं, इसकी वजह से भी रेट चेंज हो रही, इसकी वजह से भी चेंज हो रही। इसके लिए तो मेरे को मालूम ना पावर क्या होगी, है ना। इसके लिए तो मेरे को मालूम है कंसंट्रेशन 1/4 की, तो पावर 1 है, 1/4 की पावर 1 लगाते 1/4 हो जाएगा, तो 20 का 1/4 कितना होता है 5। अब आगे बोलो, ये जो रेट आई है ना 5 से 10, ये ड्यू टू ए है, मैंने इसको किया डबल, तो 2 की पावर अल्फा इज इक्वल टू 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। अभी भी अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो मैंने बीटा तो 1 कैलकुलेट कर लिया, बीटा कितना कैलकुलेट हो गया 1, तो मैं अभी एक इक्वेशन लिख दूंगा। पहली इक्वेशन 20 इज इक्वल टू आर, सॉरी 20 इज इक्वल टू के, ए की वैल्यू है 2 की पावर अल्फा, 4 की पावर बीटा, बीटा की वैल्यू है 1, और अगली बार में है 10 के 4 की पावर अल्फा, और ये है 1 की पावर 1। डिवाइड कर दो 20/10 2, ये आएगा, के से के कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1/2 की पावर अल्फा इंटू 4,
तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो अल्फा 1 बीटा 1 रेट लो, ये बन जाएगा R इज इक्वल टू के ए इंटू बी। 6 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, देख लो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आज जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम हो गई है। अब अपन पहले प्रीवियस ईयर की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। स्टेज 4 पार्ट ए, स्टेज 4 पार्ट ए। देखो कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, अपन उसके ऊपर भी मैं डिस्कस कर लूंगा बाद में कि हाँ कौन कौन से हो गए। पहला क्वेश्चन करवा दिया था मैंने, ठीक है, पहला हो गया था। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन आज के करवा चुका हूं मैं, 6 क्वेश्चन आज के करवा चुके हैं अपन, प्लस लास्ट में देख लेंगे हाँ कितने क्वेश्चन हो गए। एक बोला है कि a प्लस बी कन्वर्ट हो रहा p में, लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्वेश्चन। आपको बोला है कि a की प्रारंभिक सांद्रता तो दुगनी करने पर अभिक्रिया भी डबल, a को डबल तो रेट भी डबल, ये पहला ऑब्जर्वेशन है। सेकंड ऑब्जर्वेशन दे रखा है a एंड b दोनों को डबल करने पर रेट 8 गुना हो जाती है। तो बताओ अभिक्रिया की दर क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मतलब ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं, मैं ऑप्शन से भी करके बता देता हूं। ऐसा दे रखा है k इंटू ए इंटू बी, है ना। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है k इंटू ए स्क्वायर बी। थर्ड ऑप्शन दे रखा है k a इंटू बी का स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है k a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ऐसा दिया तो सुने बात को ढंग से, आपको दे दिया ना ऑप्शन, अपन ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। अगर ये वाला रखे अपन, a की डबल करोगे तो पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 आते ही 2 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा अभी तो, ठीक है। सेकंड, इसको डबल किया तो रेट डबल हो गई, इसको डबल किया तो इसकी भी पावर 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 1 2, 2 इंटू 2 4, ये कह रहा 8 गुना, नहीं बैठेगा, गलत है। अगले स्टेटमेंट पे a की सांद्रता डबल की तो 2 की पावर 2 4, जबकि ये कह रहा 2 गुना होना चाहिए, जबकि यहां पे आ गया 4 गुना, गलत। आधी बात समझ में। अगले स्टेप पे आओ, इसको डबल किया तो 2 की पावर 1 है 2 ही होगा, चलो अभी तक तो ठीक है। इसको डबल किया, इसको डबल किया तो 2 की पावर 1 हो गई, इधर 2 की पावर 2 हो गई, 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 गुना, सही आंसर है ये, ठीक है, ये सही आंसर। ये देखो ऑप्शन से ऐसे चेक करते हैं। चले आगे, चले थर्ड नंबर अपन ने कर लिया था पहले, ठीक है, थर्ड नंबर अपन ने कर लिया था। हाँ, फोर्थ नंबर अपन अभी नहीं करेंगे, फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं। फिफ्थ में ये दे रखा है 2a प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है c प्लस डी में। अपन को a की कंसंट्रेशन, b की कंसंट्रेशन और रेट, हाँ देखो इसने रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। भैया एक बात बताओ, चलो अभी देखते हैं इसको, ये क्या क्या डेटा दे रखा है, 0.1 0.3 0.3 0.4, ये लो, ये 0.1 0.2 0.4 0.1, ये दे रखा है 6 इंटू 10⁻³ 7.2 इंटू 10⁻², 2.88 इंटू 10⁻⁻1 और 2.4 इंटू 10⁻²। अपन से पूछा है कि रेट लो बताओ क्या होगा, ठीक है अभी बता देंगे अपन तो, विदाउट ऑप्शन भी इस बार बात करते हैं। चलो सुनना बात को, पहले तो एक बात बताओ, रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसके लिए अगर मैं रेट लिखूंगा एवरेज रेट, तो वो क्या होना चाहिए, 1/2 RA RB RC RD, ये होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया की दर ही तो है, क्योंकि ये रेट होनी चाहिए अभिक्रिया की, रेट ऑफ फॉर्मेशन का डी का काम नहीं चलेगा। अगर बाई चांस ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी 1/2 आता तो अभिक्रिया की दर इनकी आधी करनी पड़ती है अपन को, जो अभी इस वाले ऑप्शन में नहीं करना है अपन को।
ठीक है, ये सबकी पहले पावर -3 बनाओ, तो -3 बनाओगे तो 72 हो जाएगा, ये 288 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा, और ये 6 है, ये बस है ना। अब पावर को कंपेयर नहीं करना है। अब एक बात सोचो, एक बात सुनना, यहां से ये वाला ऑब्जर्वेशन ले लो, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इसके ऊपर तो रेट डिपेंड नहीं करी, इसको किया डबल, इसको डबल करने पर रेट हो गई 4 गुना, तो 2 की पावर क्या लगाऊं कि 4 हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 2, तो रेट लॉ में आएगा के ए बी स्क्वायर। ए के बारे में बाद में सोचेंगे। अब ये वाला ऑब्जर्वेशन लो भैया, 0.1 से 0.1 वाला, तो ये 0.1 से 0.4 हो गया, 4 गुना हुआ, तो रेट भी 6 से 24 4 गुना होगी, तो 4 की पावर कितनी लगाऊं कि 4 आ जाए, तो आंसर होगा 1, तो रेट लो ये आ जाएगा, सिंपल सा। किसी को डाउट है तो बोलिएगा, किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं, चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड। किसी अभिक्रिया की कोटि के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? कोटि के बारे में पूछा है, ऑर्डर के बारे में, है ना, पहले तो ये देख ले, और पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, अभिक्रिया की कोटि अभिकर्मकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से प्रभावित नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, पहला स्टेटमेंट राइट है, उससे तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होती है। आगे, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया वेग दर्शाने में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रण राशियों के घात के योग के बराबर होती है, सही बात है। अभिक्रिया की कोटि जो होती है रेट लॉ में क्रियाकारक की सांद्रता के घात के योग के बराबर होती है। अभिक्रिया की कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, गलत है, पूर्ण संख्या नहीं होती है हमेशा, गलत स्टेटमेंट, ठीक है। और अभिक्रिया की कोटि केवल प्रयोग द्वारा ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, एक्सपेरिमेंटली है। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हाँ, ये आएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे भी, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये अपने दिमाग से पहले भी रह गया था, चलो ये बात कर लेते हैं। 2 टाइम्स N2O5 गिव्स 4 टाइम्स NO2 प्लस O2। ये कह रहा है कि आप दर को 3 तरीके से लिख सकते हो, माइनस का d ऑफ दी N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू k ऑफ दी N2O5, ठीक है, d ऑफ दी NO2 बाई dt इज इक्वल टू k डैश N2O5, और d ऑफ दी O2 बाई dt k डबल डैश N2O5, ठीक है। तो इसने बोला k डैश और k डबल डैश के बीच में क्या रिलेशन होगा, यहां पे बेसिकली ये पूछा गया है k एंड k डैश में और k एंड k डबल डैश में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। चलो देखो इधर देखो, अगर ये दे रखा है तो मैं इसके लिए रेट लिखूं क्या, R एवरेज क्या होगा, R एवरेज इज इक्वल टू 1/2 माइनस में d ऑफ दी N2O5 बाई dt इज इक्वल टू 1/4 d ऑफ दी NO2 बाई dt और d ऑफ दी O2 बाई dt, सही लिख रहा हूं क्या? चलो इनकी वैल्यू दे रखी है, काम करो बराबर कर दो, ये लो, इसकी वैल्यू दे रखी है k डैश, k डबल डैश, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1/2 k इज इक्वल टू 1/4 k डैश इज इक्वल टू k डबल डैश, ये रिलेशन आ गया। अब आपको सिंपल सी बात बोलूं, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो करना कुछ नहीं है आपको, मैंने तो पूरा सॉल्व किया आपके लिए, पहले रिजल्ट डेवलप करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। इसके लिए पूछा है ना DN2O5 दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, इसका जो रेट कांस्टेंट है उसको 2 से डिवाइड कर दो, जो रेट कांस्टेंट है इसको 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड कर दो, बराबर होंगे सारे। अब अपन से पूछा k और k1 में क्या रिलेशन होगा, तो 1/2 k इज इक्वल टू 1/4 k डैश, तो k इज इक्वल टू 1/2 k डैश होना चाहिए एक तो, और k बराबर होगा 2 टाइम्स k डबल डैश, ये तो बात होगी जो अपन को एग्जाम में पूछा गया है। अदरवाइज अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप एक काम करो, 2k इज इक्वल टू k डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स k डबल डैश हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन को, ये आ जाएगा, हो जाएगा। चले आगे, चलो नेक्स्ट, कितने प्रॉब्लम हो गए, 1 2 3 4 और हो गई, देख लो
आज के लेक्चर में 6 और 4 10। लास्ट लेक्चर में भी अपन ने 10 क्वेश्चन किए थे, बट अगर 6 लेक्चर होते और 50-60 क्वेश्चन अगर मैं करवा देता हूं, 50-60 तुम कर लेते हो, तो फिर तो मेरे हिसाब से कोई लॉजिकल बात बचनी नहीं चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड है। वो तो सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? चलो फटाफट देखो, देखिए 1-2 सवाल और देख लो। नेक्स्ट क्लास में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करेंगे ना, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्शंस को। क्वेश्चन नंबर 9, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक क्या होता है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स ही होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करवा दिया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 ये दे रखा है कि A प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, यदि B की सांद्रता दुगनी कर दी, अभिक्रिया में दर दुगनी हो जाती है यदि B की सांद्रता डबल, B को डबल तो रेट भी डबल। ये लो, तो दर 8 के गुणांक से बढ़ जाती है A और B की सांद्रता दोनों को बढ़ाने पर, डबल की तो रेट 8 टाइम्स। तो ये तो वही हो गया R इज इक्वल टू के A का स्क्वायर और B हो जाएगा इस बार बस, ठीक है। 13 हो गया। आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, A प्लस बी कन्वर्ट हुआ C में, R इज इक्वल टू के A रेस टू द पावर 3/2 B रेस टू द पावर माइनस का हाफ। यदि A और B दोनों की सांद्रता को 4 गुना कर दी जाए, A और B की सांद्रता को 4 गुना कर दी जाए, तो पहले ये है और अब करो 4 गुना, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? मैं कर रहा हूं इसको 4 गुना, तो R डैश के 4A की पावर 3/2 4B की पावर माइनस का हाफ। मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या? R डैश बराबर के, ये 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8, यहां से B की पावर माइनस हाफ, 4 की पावर माइनस का 1/2, तो इसको लिखूंगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू पावर है माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर -1 मतलब 1/2, ठीक है। तो R डैश बराबर 4 इंटू के A की पावर 3/2 B की पावर माइनस हाफ। तो इससे कंपैरिजन कर ले, 4 गुना हो गई है रेट। कितने गुना हो गई है? 4 गुना हो गई है। सही बात बोल रहा हूं? चलो प्रॉब्लम नंबर 18 भी हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखे, ठीक है। और 28 अपन करवा ही चुके हैं, तो 10 में 3 आज के और ऐड कर दिए जाए, 13 क्वेश्चन आज के टोटल हो गए अपने, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 13 क्वेश्चंस। चलो यहां तक करें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं वापस जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और उसके न्यूमेरिकल्स के साथ, थर्ड वाले लेक्चर में, ठीक है। यहां तक करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। 13 क्वेश्चन मैंने करवाए, 13 आप कर दो, 26 हो जाएंगे, ठीक है। 10 लास्ट में करवाए थे, 23 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।